आप सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी को नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित मानवीय आचार संहिता अर्थात मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या को हम गत 3 दिनों से समझने के क्रम में हैं। आदरणीय ज्येष्ठ प्रबोधक डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र इन संज्ञाओं के माध्यम से अखंडता और सार्वभौमता क्या है, इसको हम एक सूत्रता में कैसे देख पाए, इसी को प्रकाशित करने के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ। संबंधों को पहचानना और संबंधों का निर्वाह करना परिवार में एक ही काम है। दूसरा काम है परिवार व्यवस्था को समझना और परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना। तो संबंध निर्वाह को तो परिवार में 3 संबंध हैं। माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, पति पत्नी संबंध है, भाई बहन संबंध। तो इनको परिवार के अर्थ में समझना। व्यक्तिवादी तरीके से यदि हम देखते हैं तो हम व्यक्ति के अर्थ में संबंधों को देखते हैं, तो परिवार नहीं बन पाता है। क्योंकि परिवार में संबंध का मतलब है तीनों संबंध में एकत्व आना, तीनों संबंधों का प्रयोजन, लक्ष्य और कार्यक्रम में एकत्व का आना, तब ये कहेंगे कि वो परिवार में संबंध है जो न्याय के अर्थ में। तो ये कैसे होगा? यदि हम परिवार में पूर्णता के अर्थ में संबंधों को पहचानें। पूर्णता के अर्थ में कैसे पहचानेंगे, प्रश्न आएगा। तो आशय के साथ सातों संबंधों में जो संबंधों के आशय हैं, उस आशय में संबंध को पहचानना। जैसे माँ का संबंध जो है वो पोषण के आशय में है, पिता का संबंध जो है वो संरक्षण के आशय में। तो इस प्रकार से संबंधों को हम परिवार में पहचानते हैं। तो पूर्णता के अर्थ में जब संबंधों को पहचानते हैं तो पूर्णता के अर्थ में लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है ना। तो परिवार का जो लक्ष्य है वो भी समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व हो जाता है, या परिवार सुख, शांति, संतोष, आनंद के अर्थ में हो जाता है, या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था या जागृति लक्ष्य बन जाता है। और इनकी सार्वभौमिकता होने के कारण से परिवार में स्वीकृति बन जाती। तो एक भाग ये हुआ संबंधों का पहचान पूर्णता के अर्थ में। दूसरा भाग है कि परिवार में मूल्यांकन और संबंध में मूल्यांकन, ये 2 अलग अलग भाग हैं। जैसे पति पत्नी में मूल्यांकन है, भाई बहनों में मूल्यांकन है, परस्परता में, और माता पिता पुत्र पुत्री में मूल्यांकन है, माता पुत्र पुत्री में, पिता पुत्र पुत्री में। तो ये जो संबंध सहज मूल्यांकन है परस्परता में, वो परिवार मूल्यांकन नहीं है। तो परिवार का मूल्यांकन तब तक संभव नहीं है जब तक परिवार एक सभा नहीं बनता। तो यदि परिवार सभा बनता है तब परिवार में परिवार सहज मूल्यांकन हो सकता है। यानी जो संबंधों का पहचान है, संबंधों का निर्वाह है, उसका आशय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उस अर्थ में
परिवार में संबंधों का स्वीकृति, भागीदारी आदि, इस सब का मूल्यांकन जो है वो परिवार सभा में ही हो सकता है। नहीं तो व्यक्तिवादी मूल्यांकन जो है तो उसका परिवार में उसकी व्याप्ति नहीं होगी। वो संबंध की परस्परता में हो सकती है और उसमें तृप्ति भी हो सकती है, लेकिन वो तृप्ति परिवार की तृप्ति तभी बनेगी जब सबको पता हो कि जो मूल्यांकन किया गया है उसके निष्कर्ष क्या सार्वभौमिक हैं, सबको स्वीकार होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार ही सभा और सभा ही परिवार हो जाता है, तभी परिवार सहज मूल्यांकन हो पाते हैं। फिर जो दूसरा है जिसको धर्म सूत्र कहते हैं। धर्म सूत्र का मतलब है परिवार में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में परिवार सहज भागीदारी है या व्यक्ति सहज भागीदारी। व्यक्ति सहज भागीदारी होगी तो मनमानी होगी, जिसको जब करना होगा करेगा। परिवार सहज भागीदारी होगी तो जिम्मेदारी होगी। व्यक्ति सहज भागीदारी है तो जिम्मेदारी नहीं है, मन आएगा तब काम करेंगे ना, व्यवस्थाओं में भागीदारी करेंगे। तो परिवार सहज भागीदारी में कार्यों का विभाजन और जिम्मेदारी का वहन वो सभा में ही हो सकता है। तो जब परिवार सभा बन जाता है तो सभा में बैठ के विचार करते हैं कि परिवार व्यवस्था में क्या क्या काम है। उन सब कामों को पात्रता योग्यता के अनुसार, जिसकी जो पात्रता योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार परिवार व्यवस्था में भागीदारी का निश्चयन होता है। इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में दो भाग हैं, एक है संस्कृति सभ्यता, दूसरा है विधि व्यवस्था। तो जब धर्म सूत्र की बात आती है तो वो विधि व्यवस्था है, संस्कृति सभ्यता जो है वो न्याय सूत्र है। तो जब ये दोनों अभ्यास किसी परिवार में होने लगते हैं तभी उसमें परिवार समूह में व्यवहार करने का पात्रता पैदा होता है। अब 10 परिवार हैं तो 10 परिवारों में मूल्यांकन कैसे होगा, तो वो सभा में ही होगा, परिवार समूह सभा। और 10 परिवार मिलके यदि उत्पादन करते हैं तो, या व्यवस्थाओं में भागीदारी करते हैं तो सभा विधि से ही इसका निश्चयन हो सकता है। सभा के बिना परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसीलिए विधि व्यवस्था के रूप में 10 सोपानीय सभाओं की बात की गई है, परिवार सभा से लेकर विश्व परिवार सभा तक, जिसको निर्णय लेने का क्रम या क्रियान्वयन का क्रम या योजना व्यवस्थाओं में भागीदारी करने के लिए योजना निर्माण का निश्चयन, ये सब सभाओं में ही हो सकता है। फिर अगली सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने का काम भी जो है वो सभा ही कर सकती है। जैसे परिवार समूह सभा में परिवार से कौन जाएगा प्रतिनिधि के रूप में, जो परिवार में सर्वाधिक जागृत है या सबसे ज्यादा समझदार है या जिसने अपनी समझदारी को परिवार में प्रमाणित किया है। तो ये प्रमाणित कहाँ पर किया है, प्रश्न आएगा। तो सभा में प्रमाणित किया है। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की, यानी ऐसी श्रेष्ठता की स्वीकृति और उस स्वीकृति पूर्वक उसको परिवार समूह सभा में प्रतिनिधि के रूप में भेजना, इसी में जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्रणाली पूर्वक निर्वाह का अनुक्रम
या व्यवस्था का अनुक्रम और संबंधों का अनुक्रम, है ना, ये स्पष्ट होता है। तो परिवार एक संस्कार स्थली हो जाती है जहां हम न्याय और धर्म के साथ जीते हुए सत्य में निष्ठान्वित रहते, और इसी संस्कार के साथ परिवार समूह सभा में भागीदारी करता। तो इस प्रकार से न्याय सूत्र को हम परिवार, परिवार समूह, ग्राम से लेके विश्व, विश्व परिवार तक न्याय सूत्र को समझ सकते हैं। जब विश्व परिवार तक समझते हैं तब ये मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट होता है। और इसीलिए संचेत संचेतनावादी मनोविज्ञान में ये कहा गया कि संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है और अनुबंध अनुक्रमात्मक है, और अनुक्रमात्मकता अनुस्यूत है। अनुस्यूत है यानी निरंतरता के अर्थ में बनी हुई। तो जैसे मानव परंपरा में जो संबंध है वो अनुक्रमात्मक विधि से पूरी मानव जाति के साथ है। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध का, पूर्णता के अर्थ में संबंध का मतलब है हम हर संबंध को पूर्णता के अर्थ में यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं और उसी अर्थ में जीते हैं। तो पूर्णता में लघुता जो है वो विलय हो जाती है। जैसे परिवार में व्यक्तिवाद विलय हो जाता है, परिवार समूह में परिवारवाद जो है विलय हो जाता है। परिवार मानसिकता सीमित मानसिकता, उससे बड़ी मानसिकता जो है वो परिवार समूह मानसिकता है, और यही अनुक्रम विश्व परिवार तक बना रहता है। परिवार समूह का जो विलय है, मानसिकता और आचरण का विलय, वो ग्राम परिवार में हो जाता है। ग्राम परिवार का विलय ग्राम समूह परिवार में। इस प्रकार से 10 सोपानी परिवारों की बात परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में की गई। और इसीलिए जो परिवार 10 सोपानी परिवार है उसको समाज रचना क्रम बोला है। समाज रचना क्रम का मतलब है कि परिवार से परिवार समूह, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम से ग्राम समूह, इस तरीके से समाज रचना है। और ये समाज रचना जो है व्यक्तिवादी सोच से समुदायवादी सोच से, यानी जो धर्म जाति मत पंथ आदि के आधार पे जो मानव का पहचान है उससे मुक्त है। क्योंकि यहाँ मानव को मानव की तरह से पहचान के और उसी अनुक्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानते हुए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। तो इसीलिए दूसरी परिभाषा व्यवस्था की ये लिखी है कि मानवत्व अर्थात मानवीय आचरण, और मानवीय आचरण को स्पष्ट किया है संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था सम्मत व्यवहार कार्य, यानी संस्कृति सभ्यता पूर्वक व्यवहार और विधि व्यवस्था पूर्वक कार्य। और विधि व्यवस्था पूर्वक जो कार्य है वो भी व्यवहार के लिए पूरक है, और जो व्यवहार है समाज रचना के रूप में वो मानवीयतापूर्ण कार्य के लिए पूरक है। क्योंकि जब तक मानवीयतापूर्ण व्यवहार पूर्वक समाज रचना नहीं होती है तब तक मानवीय कार्य यानी नियम पूर्ण उत्पादन की पात्रता पैदा नहीं होती। सह अस्तित्व विधि से उत्पादन का पात्रता पैदा नहीं होती। अभी जैसे हम लोग जो उत्पादन करते हैं वो व्यक्तिवादी है, और जो समाज में देखते हैं वो समुदायवादी। बाजार में जाके उसका विलय होता है, बाजार बाजार में जाके, लेकिन बाजार में पुनः एक नई फसावट आ जाती, वो है लाभ हानि की मानसिकता। और यदि बाजार को बड़े स्तर पे देखेंगे तब हमको दिखेगा कि वो समुदायों में बटा है। जैसे
विश्व स्तर पे देखेंगे तो राष्ट्र की सीमा में व्यवसाय बटा हुआ है, और यदि इसको राष्ट्र के अंदर देखेंगे तो धर्म जाति संप्रदाय में भी बटा हुआ है, और उसके कारण से विरोध हैं, उसके कारण से जो न्याय नहीं हो पाता है, बराबरी नहीं हो पाती है, सर्व समृद्धि का सूत्र नहीं निकलता है, और योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन भी नहीं हो पाता है। मनमानियां बनी रहती है, और इसलिए विरोध बने रहते हैं। फिर लिखा है, तीसरी जो बात लिखी है कि विधि के अर्थ में नीति। तो विधि का मतलब है नियम विधि, न्याय विधि, धर्म विधि, सत्य विधि। तो नियम न्याय धर्म सम्मत नीति, अर्थ नीति, धर्म नीति और राजनीति। तो नियम न्याय धर्म सत्य के अर्थ में धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति। अर्थ नीति यानी उत्पादन, नियम पूर्ण उत्पादन के रूप। धर्म नीति और राजनीति का मतलब सुरक्षात्मक नीति और सदुपयोगात्मक नीति। तो विधि के अर्थ में नीति सहज निर्वाह परंपरा ही व्यवहार गति में। तो लिखा है, विधि के अर्थ में नीति सहज निर्वाह परंपरा ही व्यवहार गति में स्थायित्व व निरंतरता और वर्तमान में विश्वास परंपरा, इसको व्यवस्था कह रहे हैं। अभी जो व्यवहार गति है वो व्यक्तिवादी मनमानी पे आधारित या समुदायवादी कट्टरता पे आधारित या परस्परता में विरोध के आधार पे होने के कारण से समाज में स्थायित्व नहीं है। समाज में स्थायित्व नहीं है तो व्यवस्था में स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व होने के बाद ही उसकी निरंतरता के रूप में व्यवस्था है ना। तो इसलिए व्यवहार गति में स्थायित्व कैसे आता है? जब संबंध पूर्णता के अर्थ में होते हैं, और पूर्णता के अर्थ में न्याय विधि से व्यवहार कार्य निश्चित होता है, और ये हर सोपाने परिवार में बना रहता है। हर सोपानी परिवार है ना, परिवार, परिवार समूह परिवार, ग्राम परिवार। तो धीरे धीरे जिसको अपन कहते हैं कि व्यवस्था स्थिर हो जाती है, स्थायित्व तो आ जाता है उसमें। और इस विधि से जो समाज रचना और कार्य व्यवहार में भागीदारी होती है, उसकी निरंतरता स्थायित्व के साथ बनी रहती है, और ये बना रहना ही इसको कह रहे हैं वर्तमान में विश्वास। वर्तमान का मतलब सह अस्तित्व, वर्तमान का मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण, वर्तमान का मतलब है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहित अनुभव व्यवहार प्रयोग प्रमाण। क्योंकि प्रमाण के साथ जब भागीदारी होती है तो परस्परता में विश्वास होता है, और यही विश्वास जो है वो विश्वास परंपरा के रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार से हम मानवीय संविधान सूत्र में व्यवस्था के अर्थ को सार्वभौमिकता में पहचान पाते हैं, और उसमें नियम न्याय धर्म सत्य सूत्रों को पहचान पाते हैं। फिर जो अगला शब्द है वो व्यवहार है। व्यवहार का परिभाषा दिया है, मानव और मानवेतर प्रकृति सहित परस्परता में निहित संबंध व मूल्यों का नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक निर्वाह। तो देखिए व्यवहार में क्या लिखा है, मानव और मानवेतर प्रकृति, जिसको अपन कह रहे हैं मानव में संबंध अखंड समाज तक, और मानवेतर में प्रकृति सार्वभौम व्यवस्था तक, है ना। इसी को नैसर्गिक संबंध और मानव संबंध भी कह रहे हैं।
तो नैसर्गिक संबंध, मानव संबंध और मानव और नैसर्गिकता में परस्पर संबंध, इस रूप में संबंधों को पहचानना, तभी मूल्यों का निर्वाह हो सकता है। क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि समुदाय चेतना में मूल्यों का प्रमाण नहीं है। जैसे हम किसी को स्नेह करते हैं और किसी को स्नेह नहीं करते, हम किसी से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते, हम किन्हीं के साथ विश्वास पूर्वक रहते हैं सम्मान पूर्वक, और दूसरों के साथ विश्वास पूर्वक सम्मान पूर्वक नहीं रहते, तो मूल्यों का प्रमाण नहीं है। मूल्यों का प्रमाण तभी है जब सर्व के साथ रहते। यदि हम सर्व के साथ विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य को पहचानते हैं, तभी स्थापित मूल्य प्रमाणित होते हैं। अपने पराये की सीमा में स्थापित मूल्यों का प्रमाण नहीं। और जब तक अपना पराया रहता है तब तक नियम, नियंत्रण, संतुलन भी प्रमाणित नहीं होता। तो नियम का मतलब है, जिसको हम लोग मानव संबंध में यदि देखते हैं तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, और मानवीय प्रकृति तक देखते हैं तो प्राकृतिक नियम। तो नियम सहित यानी नियम त्रय के साथ जो संबंधों का पहचान है, मूल्यों का निर्वाह है, उसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में व्यवहार कहा गया। और नियंत्रण क्या है? तो हर परिवार जो है संस्कारानुसंगीय विधि से नियंत्रित रहते हैं। और संस्कार क्या है? तो विधि सम्मत जो आचरण है, यानी नियम, न्याय, धर्म, सत्य सम्मत जो आचरण है, उसको कह रहे हैं नियंत्रण। क्योंकि जो मानव में नियंत्रण है वो संस्कार अनुसंगीय विधि से है, और पदार्थावस्था में नियंत्रण जो है वो परिणामानुसंगीय विधि से है। वनस्पति में या प्राणावस्था की रचनाओं में जो नियंत्रण है वो बीजानुसंगीय विधि से नियंत्रण है। और जीव संसार में जो नियंत्रण है वो वंशानुसंगीय विधि से है। जैसे हमारे शरीर का जो नियंत्रण है वो वंशानुसंगीय विधि से। तो कह रहे हैं कि मानव तथा मानवेतर प्रकृति सहज परस्परता में निहित संबंध और मूल्यों का नियम, नियंत्रण। तो नियंत्रण को समझना है। और फिर संतुलन। तो संतुलन परस्परता में होता है। जैसे पदार्थावस्था का प्राणावस्था के साथ संतुलन, पदार्थावस्था प्राणावस्था का जीवावस्था के साथ संतुलन, जीवावस्था का मानव के साथ संतुलन, पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था का मानव के साथ संतुलन। और 10 सोपानी परिवार व्यवस्था में परिवार का परिवार समूह के साथ संतुलन, परिवार समूह का ग्राम के साथ संतुलन। तो इस प्रकार से परस्परता में परिवार समूह का परिवार के साथ, ग्राम का परिवार समूह के साथ, और यही अनुक्रम जो है संतुलन का बना रहना, इसको कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में व्यवहार। और यही व्यवहार जो है वो मानवीय संविधान में, मानवीय संविधान के रूप में एक सूत्रता को परिवार से विश्व परिवार तक, या संबंध से मानव संबंधों तक, और नैसर्गिक संबंधों, व्यवहार को स्पष्ट करते
फिर आगे लिखा है कि मानव की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्माण और मूल्यों का पहचान जो है मानव और मानवीयतर प्रकृति सहज संबंधों में है, जिनको हम स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य और जीवन मूल्य और वस्तु मूल्य के रूप में पहचानते। उनका निर्वाह ही व्यवहार है ना। फिर व्यवहार का एक परिभाषा है, एक से अधिक मानव के एकत्रित होने पर या होने के लिए जो आदान प्रदान है। एक से अधिक मानव एकत्रित कहाँ होते हैं? जहाँ परिवार है, परिवार समूह है, ग्राम समूह, इस रूप में एक से अधिक एकत्रित होने और होने के लिए किया गया आदान प्रदान, तो इसको व्यवहार करें। व्यवहार का मतलब है हम संगठित होके एक हो सकें और एक होते हुए आपस में आदान प्रदान कर सकें, मूल्यों का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान, और वो सुलभता और सुगमता के अर्थ में शिक्षा संस्कार का आदान प्रदान, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था का आदान प्रदान। तो व्यवस्थात्मक जो आदान प्रदान है वो सुगमता और सुलभता के अर्थ में, तभी वो व्यवहार का प्रयोजन जो है वो सिद्ध होता है। फिर चौथी परिभाषा है, संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों में अनुभव सहित। तो जब संबंधों को हम पूर्णता के अर्थ में समझते हैं और आशय, संबंधों के आशय की व्यापकता को पहचानते हैं, जैसे पोषण की क्रिया को परिवार से विश्व परिवार तक पहचान पाते हैं, संरक्षण की क्रिया को परिवार से विश्व परिवार तक पहचान पाते हैं, सहयोग को परिवार से विश्व परिवार तक, अभ्युदय को परिवार से विश्व परिवार तक एक सूत्रता में देख पाते हैं ना। तब कह रहे हैं कि स्थापित मूल्यों में तब अनुभव होता है, क्योंकि स्थापित मूल्य जो है वो सर्व के अर्थ में होते हैं, किसी व्यक्ति, परिवार और समुदाय की सीमा में नहीं होते। यदि कोई ये कहता है कि मैं अपने परिवार में स्थापित मूल्यों के साथ जीता हूं लेकिन दूसरे परिवार के साथ नहीं जीता हूं, तो उनमें स्थापित मूल्यानुभूति प्रमाणित नहीं होती। स्थापित मूल्यों में निष्ठा हो सकती है कि अभी हम परिवार की सीमा तक ही निर्वाह कर पा रहे हैं, लेकिन निष्ठा हमारी सर्व के साथ है। यदि भेद दृष्टि है, यदि पूर्णता की दृष्टि नहीं है, एकत्व तो नहीं है, अपना पराया है, मेरा और तेरा है, तब तक मूल्यों का प्रमाण नहीं है। तो मूल्यों के प्रमाण के लिए संबंधों में निहित, और संबंध क्या है? मानव और मानवीयतर प्रकृति सहज परस्परता में जो निहित संबंध है, उसमें निहित स्थापित मूल्य, यानी विश्वास सम्मान से लेके श्रद्धा और प्रेम तक, है ना, विश्वास सम्मान स्नेह कृतज्ञता गौरव से लेके प्रेम, श्रद्धा और प्रेम तक, है ना, ममता वात्सल्य श्रद्धा और प्रेम तक। क्योंकि जब हम इस अर्थ में संबंध को पहचानते हैं और इसी अर्थ में व्यवहार को पहचानते हैं, तभी जो है कह रहे हैं कि शिष्टतापूर्ण पद्धति से परिवारों की परस्परता में संप्रेषणा, यानी नियम न्याय धर्म सत्य की संप्रेषणा, नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत विचार का संप्रेषणा, व्यवहार का संप्रेषणा, व्यवसाय का संप्रेषणा, तभी कह रहे हैं कि शिष्टतापूर्ण पद्धति से संप्रेषणा, व्यवसाय मूल्य, और जो व्यवसाय मूल्य है तो संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों में अनुभव सहित शिष्टतापूर्ण पद्धति से संप्रेषण, ये हो गया
दूसरा कह रहे हैं कि जो व्यवसाय मूल्य जो है वो पूरकता के अर्थ में उत्पादन। तो अभी जो उत्पादन है वो परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए ना होके सर्व मानव में पूरकता के अर्थ में, सर्व मानव के लिए उपयोग हो, सदुपयोग हो, वितरण के अर्थ में। यहाँ वितरण का मतलब है सुलभ कराने के अर्थ। सर्व को सुलभ होने से सर्व समृद्धि सूत्र जो है वो पकड़ में आता है। सर्व सदुपयोग के अर्थ में धर्म नीति सूत्र पकड़ में आता है। और उत्पादन को नियम सम्मत उत्पादन के रूप में हम पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था और व्यवहार को हम मानवीय संविधान में समझ सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी समरी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जयश्री, हाँ भैया। आप कुछ समरी रख सकते हैं या कुछ आप और भी लोग कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते जी। भैया ये जो व्यवस्था का परिभाषा आपने बताया, उसमें जो मूल्यांकन के दो भाग बताए, परिवार में मूल्यांकन और संबंध में मूल्यांकन, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? तो व्यक्ति में मूल्यांकन होता नहीं है ना। व्यक्ति केवल अपना मूल्यांकन कर सकते हैं यदि वो सह अस्तित्व में समझ के आधार पे। व्यक्ति अपना मूल्यांकन सह अस्तित्व में समझ के आधार पे कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति की समझ का मूल्यांकन है वो संबंधों में परस्परता में होता है ना। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में मूल्यांकन, या माता का पुत्र पुत्री के साथ में और पिता का पुत्र पुत्री के साथ, या पति पत्नी का परस्परता में, या भाई बहनों का परस्परता में। लेकिन ये परिवार का मूल्यांकन नहीं है ना। तो यदि परस्परता में भी मूल्यांकन होता है तो जो संबंधों में निहित आशय हैं उन आशय के अर्थ में निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी अर्थ में मूल्यांकन होता है ना। लेकिन ये परिवार का मूल्यांकन नहीं है। परिवार का मूल्यांकन तब होता है जब परिवार के सभी लोग उस मूल्यांकन प्रणाली में शामिल होते हैं, जिसको हम सह अस्तित्व में मूल्यांकन कहते हैं। तो सह अस्तित्व में मूल्यांकन का व्यवहारिक रूप क्या होगा? सभा में मूल्यांकन होगा। तो जब परिवार के सभी सदस्य सभा में भागीदारी करते हैं और वहां पर परिवार सहज मूल्यांकन होता है। परिवार सहज मूल्यांकन में बहुत सारी चीज, जैसे एक परिवार जो है वो व्यवस्था के अर्थ में जी रहा है या नहीं जी रहा है। जैसे मान लीजिए हम जिस परिवार के भाग हैं, क्या वो परिवार जो है व्यवस्था के अर्थ में निष्ठान्वित है, व्यवस्था के अर्थ में व्यवहार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मूल्यांकन परिवार सभा में ही हो सकता है, व्यक्ति में नहीं हो सकता। जैसे पति पत्नी जो है परिवार व्यवस्था के अर्थ में जी रहा है या नहीं जी रहा है, इसका मूल्यांकन कर भी लेते हैं तो उसका प्रमाण नहीं आएगा, उसका परंपरा नहीं बनेगा। परंपरा तभी बनेगा जब परिवार एक सभा के रूप में स्वयं का मूल्यांकन करते। परिवार समूह एक सभा के रूप में
परिवार समूह स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे ही ग्राम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, ग्राम समूह स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से स्वयं के मूल्यांकन को अनुक्रमात्मक विधि से सभाओं में मूल्यांकन के रूप में हम पहचान पाते हैं। मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति और सार्वभौमिकता, अखंडता, विभाज्यता की स्पष्टताएं होती है ना। क्योंकि जो मूल्यांकन का कसौटी क्या है, तो मूल्यांकन का कसौटी सहअस्तित्व है, मानवीयतापूर्ण आचरण है, मानवीय कार्य है, और नियम न्याय धर्म सत्य विधि है, अर्थ नीति धर्म नीति राजनीति है, नीति त्रय है, नियम त्रय है और विधि त्रय है। तो इस प्रकार से उनकी कसौटी में ही परिवार स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, परिवार समूह स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, ग्राम जो है वो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ जो स्वयं शब्द है वो व्यक्ति के लिए नहीं है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए भी है, लेकिन परिवार भी स्वयं है, क्योंकि परिवार जब एक हो गया तभी वो परिवार है। यदि परिवार में मनमानी है, सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, कार्यक्रम अलग अलग हैं, तब तक वो परिवार नहीं है क्योंकि वो एक इकाई नहीं है। ऐसे ही परिवार समूह के लक्ष्य अलग अलग हैं, कार्यक्रम अलग अलग हैं, और विचार व्यवहार पद्धतियां अलग अलग हैं, तब तक वो परिवार समूह नहीं है। वो पास पास रहने वाले परिवार हो सकते हैं, लेकिन परिवार समूह तभी बनेगा जब लक्ष्य के अर्थ में सभा बन जाएगी, और सभा से परिवार समूह तंत्रित हो जाएंगे, है ना। तभी परिवार समूह जो है स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। अभी अनुकूलता के अर्थ में हम मूल्यांकन करते हैं। मान लो हम कोई परिवारों का सभा बना भी लेते हैं, तो वहां पे मूल्यांकन सार्वभौमिकता के अर्थ में ना होके अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में, या व्यक्तिवादी या परिवारवादी तरीके से मूल्यांकन होता है। तो स्वयं में मूल्यांकन सभी करते हैं ना, परिवार करते हैं, परिवार समूह से लेकर विश्व परिवार तक स्वयं में मूल्यांकन होता है। और जब परिवार मूल्यांकन करते हैं उसमें व्यक्ति का मूल्यांकन शामिल रहता है। जब परिवार समूह मूल्यांकन करते हैं तो परिवार का मूल्यांकन उसमें शामिल रहता है, यह विलय हो जाता है। और इसी विधि से समुदाय चेतना का विलय होता है, मानव चेतना में समुदाय चेतना का विलय होता है। ठीक है, ये स्पष्ट है। जी भैया। जी। और कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न हुए? तो ये समझ में आता है भैया कि सभा के बिना परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। निर्णय लेने के लिए, योजना निर्माण का निश्चय करने के लिए, भागीदारी का क्रम डिसाइड करने के लिए परिवार सभा का होना, या परिवार सभा विधि पूर्वक सारा परिवार मूलक स्वराज्य योजना में कार्यक्रम गठित होता है। बिल्कुल सही है। धर्म सूत्र न्याय सूत्र के आधार पर ही हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। ठीक है, जी। तो अभी अगली जो कुछ परिभाषाएं वो पढ़ देता हूँ। हमारे जी। पास 15 मिनट का समय है। तो इसमें एक व्यक्ति की परिभाषा लिखा हो, संविधान में 17 नंबर पे है ना। हाँ। तो व्यक्ति जो है वो व्यक्तित्व अर्थात मानवीयतापूर्ण आचरण सहज अर्थ में किया गया। यहाँ कह रहे हैं व्यक्ति का मतलब व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व का मतलब आहार विहार व्यवहार संपन्न मानव। तो जैसे एक व्यक्ति का पहचान कैसे होगा, है ना, परिवार में,
तो वो परिवार मानव के रूप में होगा, क्योंकि परिवार मानव के रूप में जो आहार विहार और व्यवहार है, उसी के आधार पे व्यक्ति का परिवार में पहचान होता है। तो जिसको हम लोग संविधान में इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं, अभी जो संविधान है उसमें इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं या इंडिविजुअल कह रहे हैं, यहाँ उस रूप में इंडिविजुअल को नहीं पहचाना गया है। यहाँ इंडिविजुअल को परिवार की अविभाज्यता में, व्यवहार की अविभाज्यता में, ना बिहार की अविभाज्यता में उस अविभाज्यता में व्यक्ति का पहचान है। जैसे परिवार का पहचान जो है वो परिवार समूह या जिसको अखंड समाज कह रहे हैं, उसकी अविभाज्यता में परिवार परिभाषित होते हैं ना। इसी प्रकार से व्यक्ति परिभाषित होते हैं परिवार में। तो इसीलिए लिखा है व्यक्तित्व अर्थात मानवीयतापूर्ण आचरण सहज अर्थ में किया गया आहार, यानी व्यक्तिवादी आहार नहीं है। अभी हम लोग व्यक्तिवादी आहार पद्धतियों को परिवारों में पहचानते हैं। यहाँ कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण सहज अर्थ में किया गया आहार, उसी अर्थ में विहार, उसी अर्थ में व्यवहार, ऐसा संपन्न जो मानव है उसको व्यक्ति कह रहे हैं। तो बाबा जी का व्यक्ति और जो प्रचलित संविधान या शिक्षा में जो व्यक्ति है उसमें अंतर है। तो यहाँ मानव चेतना संपन्न आहार विहार व्यवहार प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन सहित प्रमाण संपन्न समझदार व्यक्ति होने का प्रमाण, उसी को कह रहे हैं कि वो जागृति संपन्न मानव। जैसे बाबा जी एक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं, बाबा जी जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जागृति संपन्न मानव के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और यही उनके पूरे वाङ्मयों में स्पष्ट होता है। जबकि हम लोग बाबा जी को व्यक्ति की तरह से देखते हैं, इंडिविजुअल की तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल की तरह से देखने का अभ्यास परंपरा से, जो भ्रमित परंपरा है, यह जो जीव चेतना संपन्न परंपरा है, उसमें अभ्यास बना हुआ है। लेकिन जब बाबा जी के संपूर्ण वाङ्मयों को समझते हैं तब पता लगता है कि वो व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में व्यक्त नहीं हो रहे, वो व्यक्त हो रहे हैं जागृति संपन्न मानव के रूप में, सर्व मानव के रूप में, अखंड समाज के रूप में, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्ति है, संप्रेषणा है और प्रकाशन है। यानी उनके जो व्यक्तित्व का प्रकाशन है वो मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में है। इसको हम लोग उनके वाङ्मय में, यानी उनके विचार में, उनके व्यवहार में, और उन्होंने जो व्यवस्था का अवधारणा दी है उसमें हम इसको स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। फिर जो दूसरी परिभाषा न्याय की दी है, तो न्याय में लिखा है मानवीयता के अर्थ में, मानवीयता में से के लिए, मानवीयता में, मानवीयता से, मानवीयता के लिए पोषण संरक्षण व्यवहार में प्रमाण एवं मूल्यांकन क्रिया। तो जैसे हम संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति ऐसा देखते हैं, तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में वो पूरे पूर्णता के साथ न्याय के रूप में व्यक्त नहीं होता, क्योंकि जब हम संबंध को देखते हैं तो हमारा जिसके साथ संबंध है इस प्रकार से देख लेते हैं। जिनके साथ संबंध नहीं है वो हमारे नहीं है, पराये हैं, वो दूसरे लोग हैं, दूसरे परिवार हैं, है ना, दूसरे समुदाय हैं, दूसरे समूह हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो उसको न्याय नहीं कह रहे हैं, है ना। न्याय कह रहे हैं मानवीयता में, मानवीयता में यानी सर्व मानव में, अखंड समाज में, और अखंड समाज भी सार्वभौम व्यवस्था की अविभाज्यता में, तभी मानवीयता प्रमाण होती है। यदि हम नैसर्गिक संबंधों को छोड़ के मानव को समझने की कोशिश करेंगे तो मानवीयता परिभाषित नहीं। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से और के लिए
पोषण संरक्षण, पोषण संवर्धन, व्यवहार में प्रमाण एवं मूल्यांकन क्रियाकलाप, इसको न्याय कहते हैं। और ऐसा न्याय परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ही प्रमाणित होता है ना। फिर दूसरी परिभाषा लिखी, संबंधों में निहित मूल्यों सहित पहचान और निर्वाह सहित क्रिया। और संबंध का मतलब है मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध। उसमें निहित मूल्यों सहित पहचान, मानव संबंध में स्थापित मूल्यों सहित पहचान और नैसर्गिक संबंध में नियम नियंत्रण संतुलन सहित पहचान और निर्वाह सहित क्रिया, इसको न्याय कह रहे हैं। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में या मानवीय संविधान में न्याय को व्यापकता में, है ना, और व्यवस्था में, व्यवस्था सूत्र के रूप में न्याय सूत्र को परिवार से विश्व परिवार तक एक सूत्रता में, है ना, पहचाना गया है। इसी प्रकार से जो नैतिकता है वो नियम त्रय का अनुसरण है। नैतिकता व्यक्तिवादी नहीं है, परिवारवादी नहीं है, समुदायवादी नहीं। नैतिकता जो है, जिसको नीति त्रय कह रहे हैं, अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति, इसका अनुसरण करना। अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति जो है व्यक्तिवादी नहीं। अभी जो अर्थ नीति है वो व्यक्तिवादी समुदायवादी है। अभी जो सुरक्षात्मक नीति है वो व्यक्तिवादी समुदायवादी है। और अभी जो धर्म नीति यानी सदुपयोगात्मक नीति है वो भी परिवार और समुदाय के अर्थ में। तो यहाँ जो नैतिकता है वो मानवीयता के अर्थ में है, या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के अर्थ में, या संबंधों के निर्वाह के अर्थ में है। और नीति त्रय यानी इन तीनों नीतियों का जो प्रयोजन है वो व्यवस्थाओं का सुगम और सुलभ होना है, सर्व समृद्धि और अभयता के साथ जीने के अर्थ में। और तभी जो है वो कह रहे हैं कि तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा है। यदि हम नीति त्रय, नियम त्रय, विधि त्रय से नहीं जीते हैं तब तक तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग नहीं है। जैसे परिवार की सीमा में तन मन धन का रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा नहीं, समुदाय की सीमा में भी नहीं, क्योंकि समुदाय की सीमा में तन मन धन का दुरुपयोग पहचानने में आता है। क्योंकि समुदाय की सुरक्षा के अर्थ में धन लग जाता है, तन लग जाता है, मन भी उसी अर्थ में लगता है कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, युद्ध कौशल चाहिए, तकनीकी चाहिए, तो उसका शिक्षा आ जाती है। तो वहां पे तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा प्रमाणित नहीं होती है। फिर अगली परिभाषा दी है नियम की, क्रियापूर्णता सहित आचरण सहित नियंत्रण संतुलन संतुलित क्रियाकलाप। क्रियापूर्णता सहज, क्रियापूर्णता का मतलब है अखंड समाज, सहज आचरण यानी मानव संबंधों में पहचान और नैसर्गिक संबंध के रूप में संबंधों का पहचान, इसको क्रियापूर्णता कह रहे हैं। उसी अर्थ में निर्वाह, इसी को क्रियापूर्णता में आचरण कह, उसी अर्थ में व्यवस्था, उसको क्रियापूर्णता से आचरण पूर्णता की ओर गति कह रहे हैं। तो क्रियापूर्णता सहित आचरण सहित नियंत्रण, परिवार में नियंत्रण, परिवार समूह में नियंत्रण से लेकर विश्व परिवार तक नियंत्रण, और परस्परता में संतुलन यानी परिवार और परिवार समूह के बीच में संतुलन। तो जब हम संविधान और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वहां कोई इंडिविजुअल नहीं है। वहां इंडिविजुअल परिवार की अविभाज्यता में है, जिसको परिवार मानव, समाज मानव या व्यवस्था मानव। तो कह रहे हैं कि नियम का मतलब क्रियापूर्णता सहित आचरण सहित नियंत्रण संतुलन क्रियाकलाप इकाइयों में से के लिए। इकाई मतलब जैसे परिवार एक इकाई है, परिवार समूह एक इकाई है ना। तो परिवार में से के लिए परिवार
समूह में से के लिए नियंत्रण क्रिया को पहचान, इसको नियम कह रहे हैं। और इसीलिए नियम का परिभाषा है कि इकाइयों की नियंत्रण पृष्ठभूमि जो है नियम। इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण को भी नियम कहा गया। और नियंत्रण का मतलब लिखा है मानव की परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार, इसी को संस्कारानुषंगी नियंत्रण भी कह रहे हैं। तो मानव की परस्परता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में है, या परिवार से विश्व परिवार तक मानव की परस्परता है। उसमें जो न्यायपूर्ण व्यवहार है, और न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब स्पष्ट किया है कि मानवीयता के पोषण और संवर्धन के अर्थ में जो व्यवहार है, प्रमाण है, मूल्यांकन का क्रिया है, उसको कह रहे हैं कि वो न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो नियंत्रण का पहचान कहाँ हो रहा है? मानव की परस्परता में न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में हो रहा है। जैसे परिवार में जो परस्परताएं हैं, उसमें जो न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में परिवार में न्याय का पहचान हो। परिवार समूह में जितने परिवार हैं, उनकी परस्परता में जो न्यायपूर्ण व्यवहार है, वहां पे परिवार समूह में नियंत्रण है। तो इस प्रकार से हम नियंत्रण को पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ रुक सकते हैं हम लोग। जी भैया जी, बहुत बढ़िया। किसी को इसको समराइज करना हो या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर। जी, तो आज हमने व्यवस्था, व्यवहार, व्यक्ति, न्याय, नैतिकता, नियम और नियंत्रण, इन शब्दों की परिभाषाएं पर भैया ने जो प्रकाश डाला, इसको समझने का प्रयास किया। अगर इस पर किसी को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज कर सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यह कोई और स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। जी, भैया विधित्रय क्या होगा? विधित्रय हेलो, हेलो भैया। अच्छा, मैंने पूरा बोल दिया, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हाँ, किया। विधित्रय विधि कौन त्रय से का है भैया? मतलब, विधि त्रय का मतलब है न्याय विधि, धर्म विधि, सत्य विधि। अच्छा, न्याय विधि, धर्म विधि और सत्य विधि। इसी को हमने यहाँ न्याय सूत्र, धर्म सूत्र यही बोला आज। हाँ, जी, सूत्र का मतलब है जब उसको हम परिवार से विश्व परिवार तक पहचानते हैं ना, विधि हम्म सूत्र। हम्म हम्म। तो जब हम किसी इकाई में पहचानते हैं तब वो सूत्र नहीं है ना। जैसे मोती को मोती से जोड़ते हैं तो सूत्र की जरूरत है ना। तो वैसे ही परिवार से विश्व परिवार तक एक सूत्र था जिसको अखंड समाज कहते हैं, उसके लिए सूत्रता, एक सूत्रता। तो विधि, नियम, न्याय, ये सब
सूत्र है ना, जिससे हम एक होते हैं। नियम पूर्वक एक होते हैं, न्याय पूर्वक एक होते हैं, धर्म पूर्वक और सत्य पूर्वक हम एक होते हैं। तो जैसे परिवार से परिवार समूह, परिवार कब बनेगा? जब परिवार समूह एक हो जाएगा। एक कैसे होगा? तो जब वो विदित रहे, न्याय धर्म सत्य पूर्वक आचरण करेगा। ओके ओके। यदि मनमानी करेगा तो एक नहीं हो पाएंगे। हम्म एक होना क्यों है, प्रश्न आएगा। एक इसलिए होना है क्योंकि उसके बिना जो है बैर विरोध, हिंसा, घृणा, द्वेष, युद्ध, इस सबसे मुक्ति नहीं है। हम्म और उसके अलावा समाधान, समृद्धि, अवैसे अस्तित्व भी सुलभ नहीं है। वही मैं कह रही थी यदि कि मानव समुदाय लक्ष्य से इतना नहीं अपने को मिलेगा। हम्म मानव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकत्व आवश्यक है। हम्म पूर्णता के अर्थ में गठन। अभी परिवार जी। पूर्णता के अर्थ में गठित नहीं है ना, वंशानुसंगी विधि से गठित हम्म है, वंश के अर्थ में है ना, कुटुंब के अर्थ में है। जो हमको बड़े परिवार भी दिखते हैं वो कुटुंब के अर्थ में गठित है ना। जी। यानी वंशानुसंगीय गठन है। वंशानुसंगीय गठन में गठन होता है, लेकिन व्यक्तिवादी चेतना बनी रहती, लोगों की मनमानियां बनी रहती, इसलिए फिर वो परिवार टूट जाते हैं। हम्म वंशानुसंगी परिवार टूटते जाते हैं। तो उसमें तीसरी जनरेशन के बाद टूट ही जाते हैं ना, हर जनरेशन के बाद। जैसे किसी परिवार में ग्रैंडफादर का डेथ होता है तो फिर परिवार में विखंडन आ जाता है। बिल्कुल सही। जबकि यही परिवार होता मूलक है। स्वराज व्यवस्था में विखंडन नहीं है ना। हम्म गठन ही होता जाता है। हाँ, केवल गठन ही गठन है ना। गठन ही गठन है। कितना सुंदर। बहुत बढ़िया। जैसे परमाणु स्वयं में गठन है, और परमाणु से जो अणु बनते हैं वो भी स्वयं में गठन है। अणु से जो अणु रचित पिंड बनते हैं वो भी गठन है। जो प्राण कोशाएं बनती वो भी गठन है। प्राण कोशाओं से गठित जो है वो वनस्पति है, वनस्पति संसार है। उसी से गठित जीव शरीर है, मानव शरीर है ना। बिल्कुल। तो गठन परंपरा है, गठन प्रवृत्ति है ना, परिवार इसमें अस्तित्व में। तो मानव में भी गठन प्रवृत्ति है, गठन परंपरा है, इस तरीके से। इसी को हम आज समाज रचना कहे। हाँ, जैसे परिवार का गठन, परिवार समूह का गठन, ग्राम का गठन और विश्व परिवार तक, इस तरह गठन। समाज रचना में गठन हमें दिखता है। बाबा जी ने इसको जनवाद के अध्याय 7 में लिखा है ना, हम्म समाज रचना क्रम और निर्णय क्रम। निर्णय क्रम विधि व्यवस्था को बोला है, और समाज रचना क्रम संस्कृति सभ्यता को। तो समाज रचना क्रम परिवार से विश्व परिवार तक है, और जो निर्णय क्रम है वो परिवार से, परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक है, ऐसा। हम्म जी। ये बहुत बढ़िया लगा भैया कि व्यक्ति परिभाषित होता है परिवार में, अखंड समाज के अर्थ में। परिवार जैसे बाबा जी। परिभाषित होता है समाज में, समाज परिभाषित होता है राष्ट्र में, जी। राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के साथ ही परिभाषित होता है। तो इसलिए मानव जो है प्रकृति की अविभाज्यता में परिभाषित होता है। यानी मानव, यानी सर्व मानव। सर्व मानव नैसर्गिक संबंधों के साथ ही मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में परिभाषित होता बहुत सुंदर। है।
ऐसा लगता है भैया कब ये परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होगी और हम उसमें जिएंगे। हाँ, जैसे जैसे ये समाज और मानसिकताओं में आ जाते हैं ना, हाँ, तो यदि समाज और मानसिकता में आता है तो हमको विकल्प की जरूरत लगती है। यदि हमारी समझ मानसिकता या शिक्षा में नहीं आता है तो आवश्यकता नहीं लगती है। फिर हमको लगता है हम जिस परिवार में जी रहे हैं उसी में जीते हुए कुछ उपकार कर लें, बस इतना ही लगता बिल्कुल। है। मानवीयता की दृष्टि आना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिवाद से, समुदायवाद से हटकर हमें सह-अस्तित्ववादी विधि से देखना, वो दृष्टि आना बहुत आवश्यक है। तभी ये सारा पॉसिबल है, ऐसा लगता है भैया। बिल्कुल सही है। तो रुकते हैं भैया आज हम यहाँ। ठीक है, आपका हरे बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहाँ हम रुकते हैं। कल मिलेंगे सवेरे 5 बजे। नमस्ते। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।